फोर्स मैरिज विद डेविल। एक अंधेरे कमरे में एक इंसान बड़े से सोफे पर राजा की तरह पैर पर पैर चढ़ाकर बैठा हुआ था और उसका ऑरा इतना खतरनाक था कि वहाँ आसपास ऐसे ठंड का माहौल हो गया था जैसे अभी बर्फ गिरने वाली है। उसके सामने एक आदमी अपना सर झुकाकर खड़ा हुआ था और उस इंसान को ऐसा लगता है जैसे उसकी रीढ़ की हड्डी तक कांप गई हो। वो डरते हुए कहता है, सर हमने बहुत ढूंढने की कोशिश की लेकिन हमें वो लड़की कहीं नहीं मिली। अब हम थक चुके हैं। पूरे 6 महीने से हम उस लड़की को ढूंढ रहे हैं। हमने हर शहर हर जगह उसे देख लिया है लेकिन हम उसे नहीं ढूंढ पाए। तभी जो शख्स सोफे पर बैठा हुआ था वो सामने वाले की बात सुनकर वो अपनी भारी भरकम और गुस्सैल आवाज में कहता है, तुम लोग किसी काम के नहीं हो। 6 महीने से तुम सब एक लड़की को नहीं ढूंढ पाए तो तुम सबको जीने का कोई हक नहीं है। तुम्हारे अंदर अब वो ताकत नहीं कि तुम कोई भी काम कर सकते हो। उनसे इतनी बात कहकर वो जोर से चिल्लाता है, नमन। उसके चिल्लाने पर भागता हुआ एक लड़का अंदर आता है और अपना सर झुकाकर कहता है, यस सर। तो वो इंसान उसे ऑर्डर देता है कि इन आदमियों को जान से मार दो, ये मेरे किसी काम के नहीं हैं। तभी उसे अपने पीछे एक भारी और कठोर आवाज़ सुनाई देती है, बंदिश चौहान, मैंने तुम्हें ये कभी नहीं सिखाया कि तुम अपने ही आदमियों को मारते फिरो। अगर आज उनसे तुम्हारा काम नहीं हुआ तो कल हो जाएगा, लेकिन बेवजह किसी को भी मारना सही नहीं होता। बंदिश, 1000 बार मैंने तुमसे ये कहा है। उस सख्त आवाज़ को सुनकर जो इंसान अब तक सोफे पर राजा की तरह बैठा हुआ था वो पीछे मुड़कर देखता है और फिर उनसे कहता है, दादाजी ये मेरे काम करने का तरीका है और मैं ऐसे ही काम करता हूँ। ये हैं मिस्टर रणवीर चौहान और इनकी पर्सनैलिटी बहुत ही कड़क है। बाल सफ़ेद हो चुके हैं, अपनी मूंछों को ताव देकर रखते हैं और शेर की तरह आज भी दहाड़ सकते हैं। जबकि अब इनकी उम्र 80 साल की है। आज भी सब इनसे डरते हैं सिवाय इनके इस पोते के। बंदिश चौहान ये एशिया का नंबर 1 बिजनेसमैन है दुनिया की नज़रों में, लेकिन उनकी एक पहचान और भी है और वो पहचान अंडरवर्ल्ड माफिया किंग है। ये पहचान उनके सिर्फ खास लोगों को ही पता है और वो लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि ये किसी राक्षस से कम नहीं है। तभी रणवीर चौहान अपने पोते बंदिश से कहते हैं, तुमने जो काम इन लोगों को दिया है वो काम इतना आसान भी नहीं है। जिसे तुम ढूंढ रहे हो ना उसकी कोई पहचान है ना कोई फ़ोटो है, तो ये उसे कैसे ढूंढेंगे। तुम्हें तो ये तक याद नहीं कि तुमने उसे देखा कहाँ था। अपने दादाजी की ऐसी बातें सुनकर बंदिश जो अब तक बैठा हुआ था वो एकदम गुस्से से खड़ा हो जाता है और अपने दादाजी की तरफ देख कर कहता है, दादाजी मैं आपसे फिर कहता हूँ, आप मेरे मामलों में दखल मत दीजिए। जब मैंने इन लोगों को एक पेंटिंग बना कर दी है तो इतना मुश्किल भी नहीं है किसी को ढूंढना और मुझे हर हालत में ये चाहिए। इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। फिर थोड़ी देर रुक कर बिना पीछे मुड़े ही अपने बॉडीगार्ड नमन से कहता है, इन्हें एक मौका देकर और समझा दो। मुझे हर हाल में वो चाहिए, चाहे पाताल से खोदकर निकालो या आसमान से नीचे लेकर आओ, मुझे वो हर हाल में चाहिए। तभी उसके दादाजी उससे कहते हैं, हाँ वो ढूंढ लेंगे, तुम जाओ तुम्हारी मीटिंग है। तो बंदिश अपने दादाजी की तरफ देखकर कहता है, शायद मैं रात को नहीं आऊँगा, आप टाइम से खाना खाकर अपनी दवाई ले लेना और दक्ष को भी बोल देना अपना डिनर कर लेगा, मेरा इंतज़ार ना करे। और बंदिश वहाँ से चला जाता है। बंदिश के वहाँ से जाने के बाद दादाजी उसी सोफे पर बैठ जाते हैं और उस आदमी को वहाँ से जाने के लिए कहते हैं तो वो आदमी वहाँ से तुरंत गायब हो जाता है क्योंकि वो पहले ही बहुत ज़्यादा डर गया था। उसे तो लगा था आज उसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन है। वो तो दादाजी ने वक्त पर आकर उसे बचा लिया।
यही सोचते हुए वो वहाँ से ऐसे गायब होता है जैसे गधे के सर से सींग। ये देखकर दादाजी भी हैरान होते हैं। फिर वो एक गहरी सोच में चले जाते हैं। 1 साल पहले उनका ये पोता इतना निर्दयी नहीं था। गुस्से वाला था, अकड़ू था, खड़ूस भी था, लेकिन निर्दयी नहीं था। लेकिन इस 1 साल में इतना कुछ बदल गया जैसे तो इसके अंदर से इंसानियत ही खत्म हो गई। मुझे तो कभी कभी डर लगता है, पता नहीं ये कैसे अपनी ज़िंदगी जिएगा। इसके आसपास रहने वाला हर एक इंसान खौफ में रहता है कि कहीं अगले ही पल उन्हें कोई सज़ा ना मिल जाए। दादाजी अपनी सोच में गुम थे। तभी उन्हें पीछे से एक आवाज़ आती है, दादाजी आप कहाँ हैं? तो दादाजी पीछे मुड़कर देखते हैं तो वहाँ पर दक्ष खड़ा हुआ था। दक्ष दादाजी के पास आकर कहता है, दादाजी आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये तो भाई का स्टडी रूम है। उसकी बात सुनकर दादाजी उससे कहते हैं, मुझे पता है ये बंदिश का स्टडी रूम है और यहाँ पर वो किसी को मौत की सज़ा सुनाने के लिए बैठा हुआ था। वो तो मैं सही वक्त पर आ गया, नहीं तो बेचारे उस आदमी की मौत की सज़ा सुना चुका होता। पता नहीं ये कब समझेगा। अगर इंसान से काम करने में थोड़ी देर हो जाए तो क्या सीधा उसे मौत की सज़ा सुनाएगा? दक्ष अपने दादाजी की बात सुनकर कहता है, दादाजी भाई को अच्छी तरह से जानते हैं। उन्हें जब कोई आकर ये कहे कि उनका काम नहीं हुआ है तो वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाते। उस हादसे में हमने बहुत कुछ खोया है और अपने उस भाई को भी जो सबकी खुशियों के लिए हमेशा आगे रहते थे। मुझे जब भी वो हादसा याद आता है तो मेरी रूह कांप जाती है। अगर हम उस वक्त सही टाइम पर नहीं पहुंचते तो हम भाई को नहीं बचा पाते, जैसे बाकी सबको नहीं बचा पाए। ये सुनने के बाद दादाजी दक्ष के कंधे पर हाथ रखते हैं और उसे कहते हैं, मैं जानता हूँ उस हादसे में हम सबने बहुत कुछ खो दिया बेटा, लेकिन हमें बंदिश को संभालना होगा। वो ऐसे खूंखार नहीं बन सकता और वो अगर किसी की भी बात मानता है तो तेरी, क्योंकि तेरे ऊपर वो अपनी जान भी दे सकता है। तो ये है दक्ष, बंदिश का छोटा भाई जिससे वो अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करता है। और दक्ष भी अपने भाई के लिए कुछ भी कर सकता है, इसीलिए वो अपने भाई के लिए कुछ भी कर सकता है। तभी दक्ष अपने दादाजी से कहता है, मैं आपको डिनर के लिए बुलाने आया था और आपने मुझे ही यहाँ बातों में लगा लिया। चलिए डिनर तैयार है, उसके बाद आपको दवाई भी लेनी है। फिर वो अपने दादाजी को डाइनिंग टेबल पर लेकर आता है और उन्हें खाना खिलाता है और खुद भी खाता है। फिर वो अपने दादाजी को दवाई देता है तो उसके दादाजी उसे भी सोने के लिए भेज देते हैं। जब दक्ष अपने कमरे में जाता है तो उसका फ़ोन बजता है। जब वो अपना फ़ोन उठाकर देखता है तो इस वक्त उसके पास चिराग फ़ोन कर रहा था, जो बंदिश का असिस्टेंट और दोस्त भी है। दक्ष उसका फ़ोन उठाकर पूछता है, क्या हुआ चिराग भाई, आपने इतनी रात को फ़ोन किया? तो चिराग उसे बताता है, जल्दी से फार्म हाउस पहुंचो, बंदिश की तबीयत ठीक नहीं है। ये सुनकर चिराग थोड़ा सा घबरा जाता है और वो जल्दी से फ़ोन बंद करके वहाँ से भागता है। ये मेरी स्टोरी है, फोर्स मैरिज विद डेविल। प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और स्टोरी को ध्यान से सुनिए और अपना प्यार भी दीजिए, सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।